अगर आपको भी जाना है इतिहास तो बने रहे हमारे साथ। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक मानवों के इतिहास के लिए देखें मानव का विकास। पृथ्वी का इतिहास 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी ग्रह के निर्माण से लेकर आज तक के इसके विकास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं और बुनियादी चरणों का वर्णन करता है। प्राकृतिक विज्ञान की लगभग सभी शाखाओं ने पृथ्वी के इतिहास की प्रमुख घटनाओं को स्पष्ट करने में अपना योगदान दिया है। पृथ्वी की आयु ब्रह्मांड की आयु की लगभग 1/3 है। उस कालखंड के दौरान व्यापक भूगर्भीय तथा जैविक परिवर्तन हुए हैं, इसकी खोज प्रिंस ने की है। हेडियन और आर्कियन, हेडन एंड आर्चियन। मुख्य लेख, हेडन और आर्चियन। पृथ्वी के इतिहास का पहला युग, जिसकी शुरुआत लगभग 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व 4.54 गा सौर निहारिका से हुई अभिवृद्धि के द्वारा पृथ्वी के निर्माण के साथ हुई, को हेडन कहा जाता है। यह आर्चियन युग तक जारी रहा, जिसकी शुरुआत 3.8 गा में हुई। पृथ्वी पर आज तक मिली सबसे पुरानी चट्टान की आयु 4.0 गा मापी गई है और कुछ चट्टानों में मिले प्राचीनतम डेट्राइटल ज़रकान कणों की आयु लगभग 4.4 गा आंकी गई है, जो कि पृथ्वी की सतह और स्वयं पृथ्वी की रचना के आसपास का कालखंड है। चूंकि उस काल की बहुत अधिक सामग्री सुरक्षित नहीं रखी गई है, अतः हेडन काल के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 4.53 गा में प्रारंभिक सतह के निर्माण के शीघ्र बाद एक अधिक पुरातन ग्रह का पुरातन पृथ्वी पर प्रभाव पड़ा, जिसने इसके आवरण व सतह के एक भाग को अंतरिक्ष में उछाल दिया और चंद्रमा का जन्म हुआ। हेडन युग के दौरान पृथ्वी की सतह पर लगातार उल्कापात होता रहा और बड़ी मात्रा में ऊष्मा के प्रवाह तथा भू ऊष्मीय अनुपात जियोथर्मल ग्रेडियंट के कारण ज्वालामुखियों का विस्फोट भी भयंकर रहा होगा। डेट्राइटल ज़रकान कण, जिनकी आयु 4.4 गा आंकी गई है, इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि द्रव जल के साथ उनका संपर्क हुआ था, जिसे इस बात का प्रमाण माना जाता है कि उस समय इस ग्रह पर महासागर या समुद्र पहले से ही मौजूद थे। अन्य आकाशीय पिंडों पर प्राप्त ज्वालामुखी विवरों की गणना के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि उल्कापिंडों के अत्यधिक प्रभाव वाला एक कालखंड, जिसे लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहा जाता है, का प्रारंभ लगभग 4.1 गा में हुआ था और इसकी समाप्ति हेडियन के अंत के साथ 3.8 गा के आसपास हुई। आर्कियन युग के प्रारंभ तक पृथ्वी पर्याप्त रूप से ठंडी हो चुकी थी। आर्कियन के वातावरण, जिसमें ऑक्सीजन तथा ओजोन परत मौजूद नहीं थी, की रचना के कारण वर्तमान जीव जंतुओं में से अधिकांश का अस्तित्व असंभव रहा होता। इसके बावजूद ऐसा माना जाता है कि आर्कियन युग के प्रारंभिक काल में ही प्राथमिक जीवन की शुरुआत हो गई थी और कुछ संभावित जीवाश्म की आयु लगभग 3.5 गा आंकी गई है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि जीवन की शुरुआत शायद प्रारंभिक हेडियन काल के दौरान लगभग 4.4 गा पूर्व हुई होगी और पृथ्वी की सतह के नीचे हाइड्रोथर्मल छिद्रों में रहने के कारण वे संभावित लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट काल में उनका अस्तित्व बच सका। सौर मंडल की उत्पत्ति। मुख्य लेख, सौर मंडल का गठन और विकास। मुख्य लेख, सौर मंडल के सबसे बड़े क्रेटरों की सूची। सौर मंडल, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, का निर्माण अंतरतारकीय धूल तथा गैस, जिसे सौर निहारिका कहा जाता है, के एक घूमते हुए बादल से हुआ, जो कि आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा था। यह बिग बैंग 13.7 गा के कुछ ही समय बाद निर्मित हाइड्रोजन व हीलियम तथा अभिनव तारों द्वारा उत्सर्जित भारी तत्वों से मिलकर बना था। लगभग 4.6 गा में संभवतः किसी निकटस्थ अभिनव तारे की आक्रामक लहर के कारण सौर निहारिका के सिकुड़ने की शुरुआत हुई थी। संभव है कि इस तरह की किसी आक्रामक तरंग के कारण ही निहारिका के घूमने व कोणीय आवेग प्राप्त करने की शुरुआत हुई हो। धीरे धीरे जब बादल इसकी घूर्णन गति को बढ़ाता गया, तो गुरुत्वाकर्षण तथा निष्क्रियता के कारण यह एक सूक्ष्म ग्रहीय चक्री के आकार में रूपांतरित हो गया, जो कि इसके घूर्णन के अक्ष के लंबवत थी। इसका अधिकांश भार इसके केंद्र में एकत्रित हो गया और गर्म होने लगा, लेकिन अन्य बड़े अवशेषों के कोणीय आवेग तथा टकराव के कारण सूक्ष्म व्यतिक्रमों का निर्माण हुआ, जिन्होंने एक ऐसे माध्यम की रचना की, जिसके द्वारा कई किलोमीटर की लंबाई वाले सूक्ष्म ग्रहों का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो कि निहारिका के केंद्र के चारों ओर घूमने लगे। पदार्थों के गिरने, घूर्णन की गति में वृद्धि तथा गुरुत्वाकर्षण के दबाव ने केंद्र में अत्यधिक गतिज ऊर्जा का निर्माण किया। किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से एक ऐसी गति, जो कि इस निर्माण को मुक्त कर पाने में सक्षम हो, पर उस ऊर्जा को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर पाने में इसकी अक्षमता के परिणामस्वरूप चक्री का केंद्र गर्म होने लगा। अंततः हीलियम में हाइड्रोजन के नाभिकीय गलन की शुरुआत हुई और अंततः संकुचन के बाद एक टिटॉरी तारे टिटॉरी स्टार के जलने से सूर्य का निर्माण हुआ। इसी बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण जब पदार्थ नए सूर्य की गुरुत्वाकर्षण सीमाओं के बाहर पूर्व में बाधित वस्तुओं के चारों ओर घनीभूत होने लगा, तो धूल के कण और शेष सूक्ष्म ग्रहीय चक्री छल्लों में पृथक होना शुरू हो गई। समय के साथ साथ बड़े खंड एक दूसरे से टकराए और बड़े पदार्थों का निर्माण हुआ, जो अंततः सूक्ष्म ग्रह बन गए। इसमें केंद्र से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक संग्रह भी शामिल था, पृथ्वी।
इस ग्रह की रचना 1% अनिश्चितता की सीमा के भीतर लगभग 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व हुई और इसका अधिकांश भाग 10-20 मिलियन वर्षों के भीतर पूरा हुआ। नवनिर्मित टिटौरी तारे की सौर वायु ने चक्री के उस अधिकांश पदार्थ को हटा दिया जो बड़े पिंडों के रूप में घनीभूत नहीं हुआ था। कंप्यूटर सिमुलेशन यह दर्शाते हैं कि एक सूक्ष्म ग्रहीय चक्री से ऐसे पार्थिव ग्रहों का निर्माण किया जा सकता है जिनके बीच की दूरी हमारे सौर मंडल में स्थित ग्रहों के बीच की दूरी के बराबर हो। अब व्यापक रूप से स्वीकार की जाने वाली निहारिका की अवधारणा के अनुसार जिस प्रक्रिया से सौर मंडल के ग्रहों का उदय हुआ, वही प्रक्रिया ब्रह्मांड में बनने वाले सभी नए तारों के चारों ओर अभिवृद्धि चक्रियों का निर्माण करती है, जिनमें से कुछ तारों से ग्रहों का निर्माण होता है। पृथ्वी के केंद्र तथा पहले वातावरण की उत्पत्ति, इन्हें भी देखें। प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन। पुरातन पृथ्वी का विकास अभिवृद्धि से तब तक होता ही रहा जब तक कि सूक्ष्म ग्रह का आंतरिक भाग पर्याप्त रूप से इतना गर्म नहीं हो गया कि भारी लौह धातुओं को पिघला सके। ऐसे द्रव धातु जिनके घनत्व अब उच्चतर हो चुका था, पृथ्वी के भार के केंद्र में एकत्रित होने लगे। इस तथाकथित लौह प्रलय के परिणामस्वरूप एक पुरातन आवरण तथा एक धातु का केंद्र पृथ्वी के निर्माण के केवल 10 मिलियन वर्षों में ही पृथक हो गए, जिससे पृथ्वी की स्तरीय संरचना बनी और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। पुरातन ग्रह पर पदार्थों के संचयन के दौरान गैसीय सिलिका के एक बादल ने अवश्य ही पृथ्वी को घेर लिया होगा, जो बाद में इसकी सतह पर ठोस चट्टानों के रूप में घनीभूत हो गया। अब इस ग्रह के आसपास सौर निहारिका के प्रकाशीय एटमोफाइल तत्वों, जिनमें से अधिकांश हाइड्रोजन व हीलियम से बने थे, का एक प्रारंभिक वातावरण शेष रह गया, लेकिन सौर वायु तथा पृथ्वी की ऊष्मा ने इस वातावरण को दूर हटा दिया होगा। जब पृथ्वी की वर्तमान त्रिज्या में लगभग 40% की वृद्धि हुई तो इसमें परिवर्तन हुआ और गुरुत्वाकर्षण ने वातावरण को रोक कर रखा, जिसमें पानी भी शामिल था। विशाल संघात अवधारणा, द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। मुख्य आलेख, चंद्रमा की उत्पत्ति एवं विकास तथा विशाल संघात अवधारणा। पृथ्वी का अपेक्षाकृत बड़ा प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा अद्वितीय है। अपोलो कार्यक्रम के दौरान चंद्रमा की सतह से चट्टानों के टुकड़े पृथ्वी पर लाए गए। इन चट्टानों की रेडियोमेट्रिक डेटिंग से यह पता चला है कि चंद्रमा की आयु 4527 जोड़ या घटाव 10 मिलियन वर्ष है, जो कि सौर मंडल के अन्य पिंडों से लगभग 30 से 55 मिलियन वर्ष कम है। नए प्रमाणों से यह संकेत मिलता है कि चंद्रमा का निर्माण शायद और भी बाद में सौर मंडल के प्रारंभ के 4.48 जोड़ या घटाव 0.02 या 70-110 माह बाद हुआ होगा। एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता चंद्रमा का अपेक्षाकृत कम घनत्व है, जिसका अर्थ अवश्य ही यह होना चाहिए कि इसमें एक बड़ा धातु का केंद्र नहीं है, जैसा कि सौर मंडल के आकाशीय पिंडों में होता है। चंद्रमा की रचना ऐसे पदार्थों से हुई है जिनकी पृथ्वी के आवरण व ऊपरी सतह पृथ्वी के केंद्र के बिना से बहुत अधिक समानता है। इससे विशाल प्रभाव अवधारणा का जन्म हुआ है, जिसके अनुसार एक प्राचीन ग्रह के साथ पुरातन पृथ्वी के एक विशाल संघात के दौरान पुरातन पृथ्वी तथा उस पर संघात करने वाले उस ग्रह की सतह पर हुए विस्फोट के द्वारा निकले पदार्थ से चंद्रमा की रचना हुई। ऐसा माना जाता है कि वह संघातकारी ग्रह, जिसे कभी कभी थेया भी कहा जाता है, आकार में वर्तमान मंगल ग्रह से थोड़ा छोटा रहा होगा। संभव है कि उसका निर्माण सूर्य व पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर उनके चौथे या पांचवें लैग्रेंजियन बिंदु लैग्रांजियन पॉइंट पर पदार्थ के संचयन के द्वारा हुआ हो। शायद प्रारंभ में उसकी कक्षा स्थिर रही होगी, लेकिन पदार्थ के संचयन के कारण जब थेया का भार बढ़ने लगा तो वह असंतुलित हो गई होगी। लैग्रेंजियन बिंदु के चारों ओर थेया की घूर्णन कक्षा बढ़ती गई और अंततः लगभग 4.533 गा में वह पृथ्वी से टकरा गया। मॉडल यह दर्शाते हैं कि जब इस आकार का एक संघातकारी ग्रह एक निम्न कोण पर तथा अपेक्षाकृत धीमी गति 8-20 किलोमीटर प्रति सेकंड कण से पुरातन पृथ्वी से टकराया, तो पुरातन पृथ्वी तथा प्रभावकारी ग्रह की भीतरी परत व बाहरी आवरणों से निकला अधिकांश पदार्थ अंतरिक्ष में उछल गया, जहां इसमें से अधिकांश पृथ्वी के चारों ओर स्थित कक्षा में बना रहा। अंततः इसी पदार्थ ने चंद्रमा की रचना की। हालांकि संघातकारी ग्रह के धातु सदृश तत्व पृथ्वी के तत्व के साथ मिलकर इसकी सतह के नीचे चले गए, जिससे चंद्रमा धातु सदृश तत्वों से वंचित रह गया। इस प्रकार विशाल संघात अवधारणा चंद्रमा की असामान्य संरचना को स्पष्ट करती है। संभव है कि पृथ्वी के चारों ओर स्थित कक्षा में उत्सर्जित पदार्थ 2 सप्ताहों में ही एक पिंड के रूप में घनीभूत हो गया हो। अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह उत्सर्जित पदार्थ एक अधिक वृत्ताकार पिंड में बदल गया। चंद्रमा रेडियोमेट्रिक गणना यह दर्शाती है कि पृथ्वी का अस्तित्व इस संघात के कम से कम 10 मिलियन वर्ष पूर्व से ही था, जो कि पृथ्वी के प्रारंभिक आवरण व आंतरिक परत के बीच विभेद के लिए पर्याप्त अवधि है। इसके बाद जब संघात हुआ तो केवल ऊपरी आवरण के पदार्थ का ही उत्सर्जन हुआ तथा पृथ्वी के आंतरिक आवरण में स्थित भारी साइडरोफाइल तत्व इससे अछूते ही रहे। युवा पृथ्वी के लिए इस संघात के कुछ परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे। इससे ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा निकली, जिससे पृथ्वी व चंद्रमा दोनों ही पूरी तरह पिघल गए। इस संघात के तुरंत बाद पृथ्वी का आवरण अत्यधिक संवाहक था। इसकी सतह मैग्मा के एक बड़े महासागर में बदल गई थी।
इस संघात के कारण ग्रह का पहला वातावरण अवश्य ही पूरी तरह नष्ट हो गया होगा। यह भी माना जाता है कि इस संघात के कारण पृथ्वी के अक्ष में भी परिवर्तन हो गया व इसमें 23.5 डिग्री का अक्षीय झुकाव उत्पन्न हुआ, जो कि पृथ्वी पर मौसम के बदलाव के लिए जिम्मेदार है। ग्रह की उत्पत्तियों के एक सरल मॉडल का अक्षीय झुकाव 0 डिग्री रहा होता और इसमें कोई मौसम नहीं रहे होते। इसने पृथ्वी के घूमने की गति भी बढ़ा दी होती। महासागरों और वातावरण की उत्पत्ति। चूंकि विशाल संघात के तुरंत बाद पृथ्वी वातावरण विहीन हो गई थी, अतः यह शीघ्र ठंडी हुई होगी। 150 मिलियन वर्षों के भीतर ही बेसाल्ट की रचना वाली एक ठोस सतह अवश्य ही निर्मित हुई होगी। वर्तमान में मौजूद फेल्सिक महाद्वीपीय परत तब तक अस्तित्व में नहीं आई थी। पृथ्वी के भीतर आगे विभेद केवल तभी शुरू हो सकता था जब ऊपरी परत कम से कम आंशिक रूप से पुनः ठोस बन गई हो। इसके बावजूद प्रारंभिक आकियन लगभग 3.0 में ऊपरी सतह वर्तमान की तुलना में बहुत अधिक गर्म, संभवतः 1600 डिग्री सेल्सियस के लगभग थी। इस ऊपरी परत से भाप निकली और ज्वालामुखियों द्वारा और अधिक गैसों का उत्सर्जन किया गया, जिससे दूसरे वातावरण का निर्माण पूरा हुआ। उल्का के टकरावों के कारण अतिरिक्त पानी आयात हुआ, संभवतः बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले क्षुद्रग्रहों की बाहरी पट्टी से उत्सर्जित क्षुद्रग्रहों से। केवल ज्वालामुखीय घटनाओं तथा गैसों के विघटन से पृथ्वी पर जल की इतनी बड़ी मात्रा का निर्माण कभी भी नहीं किया जा सकता था। ऐसा माना जाता है कि टकराने वाले धूमकेतुओं में बर्फ थी, जिनसे जल प्राप्त हुआ। 130-132 हालांकि वर्तमान में अधिकांश धूमकेतु कक्षा में सूर्य से नेपच्यून से भी अधिक दूरी पर हैं, लेकिन कंप्यूटर सिमुलेशन यह दर्शाते हैं कि मूलतः वे सौर मंडल के आंतरिक भागों में अधिक आम थे। हालांकि पृथ्वी पर स्थित अधिकांश जल इससे टकराने वाले छोटे पुरातन ग्रहों से व्युत्पन्न किया गया था, जिनकी तुलना बाहरी ग्रहों के वर्तमान छोटे बर्फीले चंद्रमाओं से की जा सकती है। इन पदार्थों की टक्कर से भौमिक ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल पर जल, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन व अन्य वाष्पशील पदार्थों में वृद्धि हुई होगी। यदि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल केवल धूमकेतुओं से व्युत्पन्न था, तो इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए धूमकेतुओं के लाखों संघातों की आवश्यकता हुई होती। कंप्यूटर सिमुलेशन यह दर्शाते हैं कि यह कोई अविवेकपूर्ण संख्या नहीं है। 131 ग्रह के ठंडे होते जाने पर बादलों का निर्माण हुआ, वर्षा से महासागर बने। हालिया प्रमाण सूचित करते हैं कि 4.2 या उससे भी पूर्व 4.4 तक महासागरों का निर्माण शुरू हो गया होगा। किसी भी स्थिति में आकियन युग के प्रारंभ तक पृथ्वी पहले से ही महासागरों से ढकी हुई थी। संभवतः इस नए वातावरण में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा कुछ मात्रा में अन्य गैसें मौजूद थीं। चूंकि सूर्य का उत्पादन वर्तमान मात्रा का केवल 70% था, अतः इस बात की संभावना सबसे अधिक है कि वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की बड़ी मात्राओं ने सतह पर मौजूद जल को जमने से रोका। मुक्त ऑक्सीजन सतह पर हाइड्रोजन या खनिजों के साथ बंधी हुई रही होगी। ज्वालामुखीय गतिविधियां तीव्र थीं और पराबैंगनी विकिरण के प्रवेश को रोकने के लिए ओजोन परत के अभाव में सतह पर इसका बाहुल्य रहा होगा। प्रारंभिक महाद्वीप आवरण संवहन मैंटल कन्वेक्शन वर्तमान प्लेट टेक्टोनिक्स को संचालित करने वाली प्रक्रिया केंद्र से पृथ्वी की सतह तक ऊष्मा के प्रवाह का परिणाम है। इसमें मध्य महासागरीय मेड़ों पर सख्त टेक्टोनिक प्लेटों का निर्माण शामिल है। सबडक्शन क्षेत्रों सबडक्शन जोन्स पर ऊपरी आवरण में सबडक्शन के द्वारा ये प्लेटें नष्ट हो जाती हैं। हेडियन तथा आकियन युगों के दौरान पृथ्वी का भीतरी भाग अधिक गर्म था, अतः ऊपरी सतह पर कन्वेक्शन अवश्य ही तीव्रतर रहा होगा। जब वर्तमान प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी कोई प्रक्रिया हुई होगी, तो यह इसकी गति और भी अधिक बढ़ गई होगी। अधिकांश भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि हेडियन व आकियन के दौरान सबडक्शन जोन अधिक आम थे और इस कारण टेक्टोनिक प्लेटें आकार में छोटी थीं। प्रारंभिक परत, जिसका निर्माण तब हुआ था जब पृथ्वी की सतह पहली बार सख्त हुई, हेडियन प्लेट टेक्टोनिक के इस तीव्र संयोजन तथा लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के गहन प्रभाव से पूरी तरह मिट गई। हालांकि ऐसा माना जाता है कि वर्तमान महासागरीय परत की तरह ही यह परत बेसाल्ट से मिलकर बनी हुई होगी, क्योंकि अभी तक इसमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है। महाद्वीपीय परत, जो कि निचली परत में आंशिक गलन के दौरान हल्के तत्वों के विभेदन का एक उत्पाद थी, के पहले बड़े खंड हेडियन के अंतिम काल में 4.0 के लगभग बने। इन शुरुआती छोटे महाद्वीपों के अवशेषों को क्रेटन कहा जाता है। हेडियन युग के अंतिम भाग व आकियन युग के प्रारंभिक भाग के ये खंडों ने उस सतह का निर्माण किया जिस पर वर्तमान महाद्वीपों का विकास हुआ। पृथ्वी पर प्राचीनतम चट्टानें कनाडा के नॉर्थ अमेरिकन क्रेटन पर प्राप्त हुई हैं। वे लगभग 4.0 की टोनालाइट चट्टानें हैं। उनमें उच्च तापमान के द्वारा रूपांतरण के चिन्ह दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही उनमें तलछटी में स्थित कण भी मिलते हैं, जो कि जल के द्वारा परिवहन के दौरान हुए घिसाव के कारण वृत्ताकार हो गए हैं, जिससे यह पता चलता है कि उस समय भी नदियों व सागरों का अस्तित्व था। क्रेटन मुख्यतः दो एकांतरिक प्रकार की भौगोलिक संरचनाओं टेरेन्स से मिलकर बने होते हैं। पहली तथाकथित ग्रीनस्टोन पट्टिकाएं हैं, जो कि निम्न गुणवत्ता वाली रूपांतरित तलछटी चट्टानों से बनती हैं। ये ग्रीनस्टोन सबडक्शन जोन के ऊपर वर्तमान में महासागरीय खाई में मिलने वाली तलछटी के समान होते हैं।
यही कारण है कि कभी कभी ग्रीनस्टोन को आर्कियन के दौरान सबडक्शन के एक प्रमाण के रूप में देखा जाता है। दूसरा प्रकार रेतीली मैग्मेटिक चट्टानों का एक मिश्रण होता है। ये चट्टानें अधिकांशतः टोनालाइट, ट्रोंजेमाइट या ग्रेनोडायोराइट होती हैं, जो कि ग्रेनाइट जैसी बनावट वाली चट्टानें हैं। अतः ऐसी भौगोलिक संरचनाओं को टीटीजी टेरेन कहा जाता है। टीटीजी मिश्रणों को पहली महाद्वीपीय परत के अवशेषों के रूप में देखा जाता है, जिनका निर्माण बेसाल्ट में आंशिक गलन के कारण हुआ। ग्रीनस्टोन पट्टिकाओं तथा टीटीजी मिश्रणों के बीच एकांतरण की व्याख्या एक टेक्टोनिक परिस्थिति के रूप में की जाती है, जिसमें छोटे पुरातन महाद्वीप सबडक्टिंग जोनों के एक संपूर्ण नेटवर्क के द्वारा पृथक किए गए थे। इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।